हेलो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 ईस्वी में स्टार्ट होता है और ये अंत होता है 1826 ईस्वी में यानदबो की संधि के द्वारा। तो पढ़ते हैं। 1824 से 26 ईस्वी के दौरान अंग्रेज एवं बर्मा के बीच में युद्ध हुआ। देखो, आंग्ल मतलब अंग्रेज, बर्मा मतलब बर्मा से युद्ध। अंग्रेज और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था और जब युद्ध हुआ ना, इस युद्ध में अंग्रेज बर्मा को पूरी तरीक़ा से हरा देता है एकदम, ठीक है। और जब हरा देता है तो वो हार देता है ना, तो उससे फिर क्या होता है, संधि करता है अंग्रेज। और कौन सा संधि करता है, तो यानदबो की संधि होता है। यानदबो की संधि पूछेगा कब होता है, तो 1826 ईस्वी में होता है। और इसके तहत क्या करता है, बर्मा का बहुत सारा क्षेत्र भारत में मिला लेता है। तो इस प्रकार से ये यानदबो की संधि है, PPI है, इसको याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के दौरान ही बैरकपुर के एक सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जो 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था 1857 में, उससे पहले कितना सारा हो चुका था। जैसे कि 1806 में बेल्लोर में मतलब कि सैनिक विद्रोह कर दिया था। 1824 में ये मतलब कि बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में, यहाँ सैनिक विद्रोह हो गया था। फिर 1844 में भी होता है, फिर जाके बहुत बड़ा पैमाने पे 1857 में होता है। तो ये है कि 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के दौरान ही जो बैरकपुर के सैनिक था ना, ये विद्रोह कर दिया था। ये लोग सैनिक जो था ना, वो बर्मा जाने से इनकार कर रहा था। अब जब विद्रोह कर दिया तो अब क्या होगा भाई, तो इस टुकड़ी को क्या हुआ, भंग कर दिया गया। इसको बंद कर दिया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। इस टुकड़ी को, जो सेना था ना, इसको भंग कर दिया। और इस विद्रोह का नेता था, उसका नाम था बिंदा। क्या नाम था उसका, बिंदा। बिंदा बाबा भी कहीं मिलेगा आपको। इसको पीपल के पेड़ से लटका के फांसी दे दिया गया। और लगभग इसमें जो भी सैनिक विद्रोह किया था, तो लगभग 200 सैनिक को गोली से मारकर उड़ा दिया। तो इस प्रकार से इस विद्रोह का अंत हो गया। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि अब तक जो पढ़ते आए थे ना, वो था बंगाल के गवर्नर जनरल। अब आज से पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल जो रहता है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। आप समझते हैं इसको। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनकर आया था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया और इसका पूरा नाम था विलियम कैवेंडिश बेंटिक। क्या नाम था इसका, विलियम कैवेंडिश बेंटिक। फिर बताया था ना कि 1806 ईस्वी में वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह हुआ था। वेल्लोर में एक सैनिक विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, वो मद्रास का गवर्नर था। जैसे कि ये तो गवर्नर जनरल हो गया, तो ऊंचा पोस्ट हो गया। तो जो छोटा छोटा मतलब कि क्षेत्र में, जो क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसको संभालने के लिए गवर्नर होता था। तो 1806 ईस्वी में वेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस समय मद्रास का गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था ना, ये मतलब कि एक कट्टर उदारवादी व्यक्ति था। और मतलब इसी के समय में एक उदारवादी विद्वान था जिसका नाम था मील। क्या नाम था उसका, मील और बेथम। इसके विचार से काफ़ी प्रभावित था। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में नए भूभाग जीतने की अपेक्षा सामाजिक सुधार पर जोर दिया और इसी के तहत जो है ना, सती प्रथा का कानून लाता है और फिर लागू भी करता है। फिर ठगी प्रथा को बंद करता है। इस प्रकार से ठग को भी जितना रहता है ना, समाप्त कर देता है सब। अब आगे देखते हैं। तो सामाजिक सुधार किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने 1829 ईस्वी में एक कानून पहले बनाया, सती प्रथा के विरुद्ध में एक कठोर कानून बनाया। इस कानून को एक्ट 17 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें यह हुआ कि जो विधवा को जलाएगा वह दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध। और जब ये 1829 ईस्वी में कानून बना, मगर लागू कब हुआ, तो 1830 ईस्वी में ये जो सती निषेध अधिनियम है, ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया गया। और जो है ना, इसका जो साथ दिया था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक को साथ दिया सती निषेध अधिनियम बनाने में, वो दिया राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा इसको। अब आगे देखते हैं ठगी प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के निर्देश पर कर्नल सिलेमैन, देखिए है ना, कर्नल सिलेमैन ने भारत से पूरे ठगों को समाप्त कर दिया। ये कर्नल सिलेमैन था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के निर्देश पर भारत से पूरे ठगों को समाप्त कर दिया। तो ठगी प्रथा का अंत किसके समय में हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ। अब आगे समझते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, देखो चार्टर एक्ट 4 बार आता है, ठीक है ना। तो ये है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था। इसमें यह प्रावधान किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या कहलाएगा, भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो इस प्रकार जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ये क्या हो गया, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। सवाल घुमा के पूछता है, पहला अंतिम करके पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए दोस्तों। अब आगे देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सरकार नौकरियों में जाति और रंग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रावधान भी किया। इसी के तहत जो चार्टर एक्ट आया 1833 में, इसमें यह प्रावधान हुआ कि सरकारी नौकरी में जाति और रंग को ना लिया जाएगा, मतलब इसको बंद कर दिया गया एक प्रकार से। यानी कि होता है ना कि भेदभाव, तुम गोरा है तो तुमको लेंगे, अंग्रेज है तो सिर्फ उसी को लेंगे, तुम भी जाति का है तो तुमको नौकरी नहीं मिलेगा, ऐसा प्रावधान को बंद कर दिया गया। पहले ऐसा होता था। सरकारी नौकरी के लिए अब योग्यता को आधार बनाया गया इसी के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। इसके अलावा एक और काम करता है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करता है। तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी जो है ना, ये क्या हुआ इसको समझते हैं पहले। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए दो प्रकार के मत था। एक कुछ लोग जो था, जो पहले से शिक्षा चलते आ रहा था ना, उसको कहते हैं पूर्व शिक्षा पद्धति का समर्थन कर रहा था, जो इंडिया का शिक्षा पद्धति था उसको, जिसे प्राच्यवादी भी कहा जाता था। और इस गुट में जो समर्थन कर रहा था प्राच्यवादी का, जो पूर्वी शिक्षा पद्धति था, इसका जो समर्थन कर रहा था वो था विल्सन और प्रिंसेप। कौन था? विल्सन एवं प्रिंसेप, ये प्रमुख थे। और भी था बट ये प्रमुख था, विल्सन और प्रिंसेप। अब आगे, जबकि दूसरे गुट के लोग पश्चातवादी, ये अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। यानी जो पश्चातवादी शिक्षा जो बोल रहा था ना, वो अंग्रेजी मैंने चाह रहा था कि जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी हो जाए। तो इस गुट के जो समर्थक थे ना, वो थे ट्रेवेलियन और राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा इसको। और इस विवाद को निपटाने के लिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक रहता है ना, इसका एक सलाहकार आता है, विधि सलाहकार, जिसको विधि सदस्य बोल सकते हैं, उसका नाम रहता है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करता है। और जो लॉर्ड मैकाले है ना, ये भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो अंग्रेजी बनाता है। और इसके पीछे भी रीजन रहता है ना, वो जो लॉर्ड मैकाले रहता है ना, वो आखिर इसलिए अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम करता है ताकि वो बहुत सारा क्लर्क की भर्ती करना चाहता है, इसलिए ना वो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाता है। वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क का भर्ती करना चाह रहा था। तो याद रखिएगा इसको कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही इस जो विवाद हो गया था कि दो प्रकार का चलेगा शिक्षा, तो इसको निपटारा कौन किया था? लॉर्ड मैकाले किया था। इसी के अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुआ था और ये बताया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को ही बनाया जाए। मैकाले बोला था कि इंग्लैंड की एक अलमारी की पुस्तक भारत एवं अरब की सभी पुस्तकों पर भारी पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी शिक्षा के पीछे उद्देश्य जो है ना, भारतीय लोगों को क्लर्क बनाना था। समझ रहे हो ना? अब आगे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, यानी कि अंदर में क्या हो रहा है कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का प्रयास किया, जो आगे चलकर अगले गवर्नर जनरल के समय में लागू होता है। यानी कि प्रयास किया कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, मगर हटा नहीं पाया भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध। तो जो अगला आएगा ना, चार्ल्स मेटकॉफ, वो भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटा देता है। इसीलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है दोस्तों। अब आगे है इसके बारे में एक लास्ट पॉइंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। ये है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोलकाता में 1835 ईस्वी में भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा इसको कि किसके समय में होता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था, कलकत्ता में किया था, 1835 ईस्वी में किया था भारत के प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक छोटा सा लास्ट है ये पॉइंट चार्ल्स मेटकॉफ के बारे में, कि चार्ल्स मेटकॉफ को जो शासनकाल जो है ना, ये 1 वर्ष का था। 1835 में आया, 36 में ये चला गया। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया, इसलिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये था दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, और जितना बताएं इतना आप कंप्लीट करो। हम लोग आगे की वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।